हाँ, तो अपन जैसे कि हर रिवर सिस्टम जो भी होता है, नदियाँ होती है, उनको ट्रिक से पहले याद करते हैं, और वो बहुत कुछ उसके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा बातें ही बताता हूँ ट्रिक्स के अंदर। देखो ट्रिक्स में बहुत मेहनत लगती है, और मैं बिल्कुल डिफरेंट, हमेशा बिल्कुल हट के यूनिक ट्रिक्स बनाता हूँ जो बिल्कुल अपन को ईजी लगे। जैसे अपन बोलचाल में जो वर्ड यूज़ करते हैं उनसे बना देता हूँ, तो बहुत ईजी रहता है, कभी भूलते नहीं उसको, और बहुत सारी हंसते खेलते बहुत सारी रिवर भी याद हो जाती है। ठीक है, तो अपन सिंधु पढ़ चुके, गंगा पढ़ चुके। आज लास्ट जो अपने हिमालय का लास्ट नदी सिस्टम या रिवर सिस्टम है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे आज अपन, तो ये अपना लास्ट हो जाएगा। और अपन सिंधु और तो पढ़ ही चुके। ब्रह्मपुत्र सिस्टम बोल दूँ या फिर ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकता हूँ, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, या फिर अपवाह तंत्र, या फिर नदी, कुछ ही बोल दो चाहे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है आपको। पहली बात तो ये कि ये निकलती कहाँ से है। भाई मेन चीज़ क्या है, किसी भी रिवर का उद्गम कहाँ से होता है, निकलती कहाँ से, ओरिजिन कहाँ से। तो देखो इसकी मैं अगर बात करूँ उद्गम की, ठीक है, उद्गम का मतलब ओरिजिन। ठीक है, तो इसका ओरिजिन होता है तिब्बत के पठार से। ठीक है, तिब्बत पठार, इसका मतलब आप समझ गए, तिब्बत के अंदर होता है। ठीक है, तो तिब्बत प्लेटू के अंदर से रिवर जो है वो निकलती है। ये चीज़ अपन को जान लेनी है, तिब्बत के पठार से। ठीक है, तिब्बत प्लेटू से निकलती है, ये ए है प्लेटू। तिब्बत पठार से इसका ओरिजिन माना जाता है, मतलब ओरिजिन होता है। और देखो ध्यान रखना, ये जो नदी है ये बहुत सारे ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। हालांकि आपकी अंदर बुक के अंदर एक ही ग्लेशियर का नाम लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो बनती है बहुत सारे ग्लेशियर से बनती है। मैं दो तीन के नाम लिखा देता हूँ। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद, हिमनदों के पिघलने से बनती है। और कौन कौन से ग्लेशियर बेसिकली हैं इसमें, तो एक तो है यारलुंग हिमनद। ठीक है, यारलुंग, बहुत इजीली याद करना है। दूसरा है आपका, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, चेमायुंगडुंग। ठीक है, चेमायुंगडुंग, स्पेलिंग ढंग से लिखना है, चेमायुंग और डुंग एक साथ ही है वैसे, और तो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा, चेमायुंगडुंग। ठीक है, तो यारलुंग, चेमायुंगडुंग, और तीसरा है वो है आंगसी। ठीक है, ANGSI। ये तीन हिमनदों के पिघलने से, वैसे तो बहुत सारे और भी ग्लेशियर है, बहुत सारे और भी हिमनद है, लेकिन जो मेन ग्लेशियर माने जाते हैं वो तीन ग्लेशियर, यारलुंग, चेमायुंगडुंग और आंगसी, इनके पिघलने से तिब्बत के पठार के अंदर तिब्बत ही है, तिब्बत का पठार का मतलब तिब्बत, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसका मतलब यहाँ से ये निकलती है। एक बात समझ में आपके आ गई। ठीक है, और यहाँ एक भी बात का ध्यान रखना, ये तिब्बत के अंदर जैसे तिब्बत से निकलती है, जब तक तिब्बत के अंदर बहती है तब तक इसका नाम है सांगपो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र वहाँ पर नाम नहीं है इसका, टी साइलेंट रहेगा। सांगपो इसका नाम है, कहाँ पर, तिब्बत में। चलो जी, वहाँ से चलना शुरू हुई, बहना शुरू हुई, बहती गई पहुँची तिब्बत के बाद में पहुँची भारत के अंदर। ठीक है, भारत का मतलब इंडिया। और इंडिया के अंदर कहाँ एंट्री होती है इसकी, अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान से समझ रहे हो ना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये एंट्री करती है इंडिया में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंट्री करते ही दो रिवर इसके साथ में और मिल जाती है, लोहित और दिबांग। ठीक है, लोहित और दिबांग वैसे मैं आपको मैप में सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी बात आपको समझनी है। इंडिया के अंदर एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पर दो नदियाँ मिलती है इसे, लोहित, ठीक है, और दिबांग। ध्यान से समझना है ना, दिबांग बोल दो चाहे दिसांग भी लिखा हुआ है आपकी बुक में, दिबांग या फिर दिसांग। ठीक है, यानी कि एस आ जाएगा, दिसांग। दोनों ही नाम एक ही है वैसे, दोनों ही सही है, दिबांग या दिसांग। और लोहित तो खैर आप जानते हो, लोहित। ये दो नदियां जैसे ही मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, फिर भारत के अंदर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। जब तक ये किसके नाम से जानी जाती है, सांगपो। ठीक है, ये भी आपको ब्रह्मपुत्र, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, ये ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका जैसे ही दो नदियां मिलती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो दो बातें सीखी, तिब्बत
इन हिमनदों से पिघलने से बनती है। सांगपो नाम से तिब्बत में जानी जाती है। इंडिया में एंट्री अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में दो नदियाँ जैसे मिलती है, दिबांग और दिसांग, उसके बाद में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे चली, आगे का मतलब जैसे इसके अरुणाचल प्रदेश के जस्ट इधर नीचे, आपको पता है ना अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे थोड़ा इधर बांग्लादेश है, तो ये जाएगी इसके बाद में बांग्लादेश में। पूरी बात समझना है ना, बांग्लादेश में बह जाएगी, बहती हुई चली जाएगी बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जैसे ही जाएगी इसका नाम बन जाएगा जमुना। इसको वहाँ किस नाम जाना जाएगा? जमुना। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके नामकरण बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, इसके नाम चेंज होते रहते हैं। हालांकि एक नाम और भी है, हिमालय के अंदर भी चलती है तब भी उसका भी नाम चेंज हो जाता है, लेकिन ये वो थ्योरी में लिखवा दूंगा। मेन मेजर नाम इसके तीन यही है, तिब्बत में सांगपो, भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। तीन नाम से जानी जाती है। तो तीन बातें तो यहीं सीख गए आप कि ये वो नदी हैं जो तीन देशों में बहती है। पहली तिब्बत, ठीक, नंबर 2 भारत, नंबर 3 बांग्लादेश। ये तीन देशों के अंदर बहने वाली नदी हैं, रिवर हैं। तीनों देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि रिवर है, नदियाँ हैं, स्थानीय कुछ लोकल नेम होते हैं, अपने अकॉर्डिंग लोग अब इन नदियों के नाम रख देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम वहाँ पर आप समझ गए, इंडिया में समझ गए, बांग्लादेश में समझ गए। ठीक है, और ये इस तरीके से चलती हुई फिर आखिर में जाके बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है ये भी, अरब सागर में गिरने वाली नदी नहीं है ये, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। मैप में सिखा दूंगा, इसके आगे मेघना वगैरह आके मिल जाती है, जो मणिपुर से बराक के नाम जानी जाती है, मणिपुर से निकलती है, वो बीच में आके मिलती है। इधर से गंगा से जो गंगा के दो टुकड़े होते हैं पद्मा, तो गंगा से पद्मा निकलती है, वो भी इसी में आके मिलती है। तो इसकी बहुत ज़्यादा बहाव बन जाता है, बहुत स्पीड बन जाती है, इसलिए इसको बहुत स्पीड वाली नदी माना जाता है, क्योंकि इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी है, जितनी भी सहायक नदी है, वो बड़ी बड़ी सहायक नदी हैं, तो इसको स्पीड को बढ़ा देते हैं। वो आगे की बात है, मैं थ्योरी में सब लिखा दूंगा। अभी आपको बेसिक इसकी जड़ समझनी है कि निकलती कहाँ से। अब बात आती है फैक्ट की थोड़ी। फैक्ट की मैं अगर इसकी बात करूँ कि इसकी टोटल ये अपवाद क्षेत्र कितना है, या फिर मैं लेंथ की बात कर लेता हूँ चलो, क्योंकि मैंने कहा था आपको लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबाई। तो लंबाई को बहुत अच्छे से समझना है आपको। लंबाई है इसकी 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है ये, टोटल लेंथ, पूरी बात समझना, टोटल लेंथ है ये। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई का मतलब, टोटल लेंथ का मतलब कुल लंबाई, कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, अभी 2900 आप सोच रहे होंगे यार ये तो तीन देशों के अंदर बहती है, भाई तीन देशों के अंदर चलती है, फिर तीन देशों में कितने कितने किलोमीटर, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सबसे पहले कहाँ चल रही, निकल रही तिब्बत में, तो तिब्बत में चलती है 1700 किलोमीटर। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तिब्बत की। तो तिब्बत में इसकी लंबाई हो गई है 1700 किलोमीटर। फिर बात आती है भारत की, तो भारत के अंदर 1700 के बाद में ही चलती है 900, सिर्फ 900 किलोमीटर ये इंडिया के अंदर। ठीक है, ये हो जाएगी इन इंडिया। और ये हो गए कितने, 1700, 900, 300 बच गए, फिर 300 किलोमीटर चलती है बांग्लादेश के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपसे अलग से पूछी जा सकती है, हालांकि आपकी बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी, इतना तो दे रखा है कि 2900 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन डिफरेंट किस किस कंट्री में कितनी चलती है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं बहुत सारी बातें बुक से हट कर रहूँगा और आपके रजिस्टर बिल्कुल स्कूल से अलग होने चाहिए, और पूरी मुझे उम्मीद है आपने अलग रजिस्टर बना रखे हैं। तो ये तीनों किलोमीटर हो गया कि तीनों की अलग अलग डिस्टेंस हो गई कि किस देश के अंदर कितना कितना किलोमीटर ये चलती है। चलो ये हो गया इसका बंटवारा 2900 किलोमीटर, देख लो 2000 और 2900 लंबाई हो गई, कहाँ से निकलती हो गई, कहाँ कहाँ जाती हो गई, किस किस नाम से जानी जाती हो गई। अब बात आती है इसके कैचमेंट एरिया की। कैचमेंट एरिया का मतलब होता है कितनी जगह घेरती है, यानी कि अपवा क्षेत्र, मतलब कि इसका पूरा एरिया, कितना एरिया है इसका कैचमेंट एरिया। तो टोटल बात करता हूँ, एक तो टोटल का मतलब कुल है 5,80,000, 5,80,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, ये इसकी टोटल लेंथ है 5,80,000 टोटल। ठीक है, और बात करते हैं इंडिया की कि भारत में कैचमेंट कितना, तो भारत के अंदर है 1,94,000, 1.94 भी लिख सकते हो आप, 1.94 किलोमीटर स्क्वायर या लाख किलोमीटर स्क्वायर कर देना। ठीक है, लाख
वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट लिखना चाहते हो कि नहीं साहब हम तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें डेटा याद रहता है, तो लिखा देता हूँ 1,94,413 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, लेकिन एग्जैक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इतना भी चल जाएगा 1.94 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भारत के अंदर है। हर कंट्री में कितनी कितनी कोई गारंटी, कोई जरूरी नहीं है, बस इतना ही। ये तो मैंने ऐसे लिखवा दिया क्योंकि लेंथ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ये बात तो होगी इसके फैक्ट की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और अब मैं इसकी बात करता हूँ लेफ्ट और राइट निकलने वाली ट्रिब्यूटरी की, मतलब इसकी बाएं और दाएं निकलने वाली सहायक नदियों की, जिसमें मैंने बहुत ही ईजिली ट्रिक बनाई है, वो आपको याद हो जाएगी तुरंत। और कुछ एक्स्ट्रा भी है क्योंकि बुक में तो 3-4 दे रखी है, मैंने आपको सारी लिख दी क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स से डेटा कलेक्ट करके नोट्स बनाता हूँ, तो वो चीज़ें भी आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आई थिंक आपको इसमें मज़ा भी आ रहा होगा। ठीक है, हाँ अब देखो बहुत मज़ेदार ट्रिक। बात करते हैं अपन लेफ्ट की। ठीक है, लेफ्ट का मतलब बायां, बाईं तरफ से जो रिवर आती है वो। और चलो पहले बाएं की बात कर लेते हैं। बायां लेफ्ट हो गया और दायां हो जाएगा राइट, राइट साइड में। ठीक है, तो बाईं और दाईं तरफ से दो नदियाँ, दो तरफ से रिवर की ट्रिब्यूटरी बात करें अपन, सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट तरफ से जो आती है उसकी ट्रिक है मैंने बनाई है, लो दीदी धन। जैसे कि रक्षाबंधन होता है तो हर कोई सिस्टर अपने भाई को राखी बांधती है, तो भाई उसे कहता है कि लो दीदी धन, मतलब कुछ पैसा देना, तो लो दीदी धन। अब लो का मतलब ले से, मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में मतलब समझ गए ना, मतलब ले से शुरू हो रहा है लो और ले से शुरू हो रहा है लेफ्ट, ताकि ये भी पता रहे कि ये ट्रिक लेफ्ट की है राइट की है, वो भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लो का मतलब हो गया लोहित। ठीक है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग होती है चीज़ें, वरना आप एक को कभी भी याद नहीं कर सकते। लोहित। दी से हो जाएगी दिबांग, या फिर इसका दूसरा नाम होता है दिसांग। ठीक है, दिबांग या फिर दिसांग। ठीक, और इस दी से वैसे तो वो दिहिंग ही है, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है बूढ़ी दिहिंग, तो आपको याद दिहिंग रखना है, बूढ़ी तो पता नहीं एनसीईआरटी नहीं जोड़ा है तो कोई बात नहीं, अपन प्रॉपर वही लिख लेंगे। वैसे ये दिहिंग है। ठीक है, दिहिंग, तो मैंने पूरा लिख दिया बुरही दिहिंग। तो इस दिस से दिहिंग, इस दिस से दिबांग या दिसांग, लो से लोहित, और धन से है धनसरी, धनसिरी, धनसिरी। ठीक है, DHAN धनसिरी, SIRI, ये हो गया धनसिरी। बहुत ईजी ना, लो दीदी धन, लो लेफ्ट, तो लो दीदी धन 1 2 3 4 चारों नदियाँ याद हो गई। ये है बाईं तरफ से आने वाली, लेफ्ट साइड से आने वाली नदियाँ। ठीक है, और राइट साइड वाली थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मैंने इसको और भी इजी फनी बना दिया है। अपन अपनी मम्मी से कह रहे हैं, मतलब कि माँ, मतलब कि ऐसा मान लो कि जल्दी सो रहा है कोई, कि वो सो रहा है, अपनी मम्मी को ये कह के सो रहा है या कह के सो रही है कि माँ सुबह 30 कोस दूर जाना है, 30 कोस दूर जाना है। बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरियाँ होती है, दोनों ही घर की है। ये दीदी को कह रहे हैं, मम्मा को कह रहे हैं, कितना ईजी है कि माँ सुबह 30 कोस दूर जाना है। अब एक बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर जानबूझ के एक शब्द यूज़ किया कोश। हमेशा क्या होता है कि आजकल इतना मॉडर्न ज़माना आ गया, इतना आधुनिक ज़माना आ गया कि लोगों को पता ही नहीं कुछ पुराने शब्द, और ये सब आपके इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोश का मतलब होता है 3 किलोमीटर। एक कोस का मतलब, ध्यान देना, एक कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर। ये डिस्टेंस को दिखाया जाता है कोस में, एक कोस बराबर 3 किलोमीटर। बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता, बस किलोमीटर याद रखते हैं कि 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, लेकिन ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अपने पहले दादा दादी नाना ने अभी भी यूज़ करते हैं। तो ये कोस यानी कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस होती है एक कोस के बराबर, ज़रूरी जानना। इसलिए मैंने स्ट्रिक में भी इस चीज़ को एड ऑन किया है। ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आएगी आगे चल के, तो ये भी ध्यान रखना है। माँ से हो जाएगा मानस, कौन सी नदी हो जाएगी? मानस। ठीक है, सुबह से सुबनसिरी। ठीक है, सुबनसिरी। एक छोटा सा ठीक करना भाई, ये धनसिरी नहीं है, फिर ये धनसरी है। ठीक है, ये तो है धनसरी, धनसरी।
थोड़ी सी मिस्टेक है, वो धनसरी है, ये सुबनसिरी है, वो ये मुझे याद रह गया, तो थोड़ा सा ठीक कर लेना, सुबनसिरी। या तो है सिरी, हुआ है सरी, धनसरी, सुबनसिरी। 30 से तिस्ता, तिस्ता, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी तिस्ता, तिस्ता। और कोश है संकोश, कोश हो जाएगी संकोश, संकोश। दूर साइलेंट रहेगा, देखो इसमें दूर साइलेंट रहेगा कि माँ सुबह 30 कोश दूर जाना है, तो दूर जाना की जगह एक काम करना, माँ सुबह 30 कोश दूर काम है। हाँ, ये है ट्रिक, माँ सुबह 30 कोश दूर काम है। स्क्रीनशॉट लेने वाले वापस आ जाओ, क्योंकि अभी मैंने हमेशा कहा स्क्रीनशॉट लास्ट में लिया करो, ठीक है। तो माँ सुबह 30 कोश दूर काम है, जाना नहीं काम है, एक ही बात है, मतलब सेंस वही निकल के आ रहा है। काम का मतलब है कामेंग, कामेंग, ठीक है। बहुत इजी ट्रिकें हो जाती है, CAMENG, कामेंग। ये देखो, मतलब ट्रिक में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब लगभग 10 के करीब आपने नदियाँ याद कर ली। ये छोटी छोटी ट्रिकें हमेशा बहुत सारी नदियाँ याद करवा देती है, वरना 2 4 या 2 या 3 याद रह जाती, फिर भूल जाते हैं कौन सी थी कौन सी थी, इतने में टाइम वेस्ट हो जाता है। इन ट्रिकों को इतनी बार पढ़ लो कि हर नदी के साथ में ट्रिक याद हो जाएगी, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। एक दिन में क्या करना, पूरे चैप्टर को याद करके फिर बैठे बैठे खुद रिवीजन करना कि उसके लिए वो ट्रिक है, उसके लिए वो ट्रिक है, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है, वो उसके लेफ्ट हैंड से आती है, वो राइट हैंड से आती है, ये सब तो बहुत ईजी है। फिर याद करना कि दीदी और मम्मा वाली कौन सी, दीदी और मम्मा वाली ब्रह्मपुत्र है, मतलब ठीक है, दीदी लो दीदी धन, मम्मा मतलब माँ सुबह, तो ये दोनों किससे हैं, ब्रह्मपुत्र की है। अब ब्रह्मपुत्र में भी लेफ्ट का मतलब लो, लेफ्ट, ऐसा मतलब कि लो वाली लेफ्ट है, बच्चे की जो राइट है, तो ये भी एक तरीका होता है। तो आई थिंक ये बहुत मज़ेदार ट्रिक आपको लगे, कहीं नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल सेल्फ बनाई हुई है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपको नहीं पता इस चीज़ का, कितनी सर्च कर करके एक एक वर्ड ढूंढना पड़ता है और फिर ये लाइनें कैसी बनती है, ताकि आपको हेल्प मिले। ये आपको लेना है इसका फ़ायदा। अब अपन क्या लेंगे, इसका डायग्राम कि ये कहाँ कहाँ से निकलती है, उसके बाद लेंगे थ्योरी। आज एक ही वीडियो में ये ब्रह्मपुत्र क्योंकि छोटा सा सिस्टम है तो इसको अपन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि अपन रोजाना तो क्या करते हैं, ट्रिक का वीडियो अलग बनाते हैं और बाकी थ्योरी का अलग बनाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी है नहीं, तो अपन ने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो फिर अब आप देखो इसका डायग्राम। तो ये सिंपल सा आपको डायग्राम बनाना है, मैंने कोई मुश्किल डायग्राम नहीं बनाया है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपकी एक हैबिट बने, अभी से डायग्राम बनाने की हैबिट बने। इसमें बहुत सारी बातें और भी एड ऑन की जा सकती है, आप अपने हिसाब से 1 2 बातें जोड़ सकते हो। मैंने ज़्यादा सारी बातें नहीं, इस डायग्राम को और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन मैं सारी बातें नहीं करवा रहा डायग्राम में, बस हल्का फुल्का भी सीख गए तो आगे बहुत फ़ायदा रहेगा। जैसे ये इंडिया का मैप है, मतलब ये नहीं है, मतलब इंडिया के मैप हर बार बनाना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ से निकलती तिब्बत है, जो इंडिया का मैप मैंने आपको बस सिखाया था, तो ये तिब्बत। ऐसे जो घुमाव होता है वहाँ पर आपको पता है अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया के अंदर हो जाता है, तिब्बत के अंदर इसका नाम सांगपो, यहाँ पर आपको सांगपो दिखाना है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका नाम हो जाता है दिहांग। और देखो ध्यान रखना ये लेफ्ट पोर्शन है, ये इसका लेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि इधर से चल रही है यूं, तो ये हाथ ये लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, मतलब ये तो हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा इसका राइट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका दायां। ये जो मैंने रेड रेड किया ना, ये है रिवर, मेन रिवर। अब वो लेफ्ट पोर्शन जो चल रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, दिहांग नाम हो गया। और आपको बताया था मैंने आपको कि ये लेफ्ट पोर्शन जैसे आगे बढ़ता है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लेफ्ट पोर्शन में 2 रिवर आके मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो दिखा देना, वो है आपकी तो लोहित और एक दिहांग, ठीक है। लोहित और दिहांग 2 ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट पोर्शन में आके मिलती है, लेफ्ट पोर्शन ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है पूरा, अंदर वाला राइट है। तो दिहांग और लोहित मिल जाती है और आगे जाके फिर ये दोनों रिवर जैसे मिलती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो सांगपो अरुणाचल प्रदेश के अंदर, दिहांग ब्रह्मपुत्र, दोनों के मिलने के बाद में फिर नीचे पोर्शन आपको पता है, ये जो पूरा पोर्शन ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश। अब और बांग्लादेश की अगर अपन बात करें तो बांग्लादेश के अंदर इसका नाम हो जाता है जमुना, ठीक है। फिर आगे बढ़ती है ये गंगा, मैंने कहा था जब आपको गंगा पढ़ाई थी तो गंगा के 2 टुकड़े हो गए थे, तो एक गंगा का जो पद्मा, इससे निकलती है पद्मा, ये यहाँ आके इसी में पद्मा मिल जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आप और एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो यहाँ पर है मणिपुर, या मणिपुर एक ही बात है, यहाँ है मणिपुर। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है बराक, ठीक है, बराक नदी या बराक रिवर, ये ऐसे आती है,
ठीक है, ये आई और यहाँ आके मिल जाती है। पूरी बात को ध्यान से सुनना। ये जैसे आएगी तो यहाँ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर इसी बराक नदी का, चाहो तो बना देना, आपकी बुक में नहीं, एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ। बराक नदी है, निकलती है मणिपुर से, और जैसे ही बांग्लादेश के अंदर एंटर होती है, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है सुरमा। ठीक है, सुरमा, स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, वैसे सही है। बांग्लादेश के अंदर इसका नाम सुरमा हो जाता है, और जैसे ये यहाँ आके गिरती है, इसमें आके आगे फिर फाइनली जाके इसी में ये भी मिल जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से इसे मिल जाएगी, वो भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इस तरीके से ये आपको डायग्राम के अंदर चीज़ें मेंशन करनी है। और ये जो यहाँ पर मैंने ऐसा बनाया ना, ऐसा ये है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, सारी बातें रेड पेन वाली सारी एक्स्ट्रा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो नॉलेज के लिए है। सुंदरवन डेल्टा, बात को समझना है, ये बहुत लेवल की बात है। सुंदरवन डेल्टा बनाती है। डेल्टा में बता चुका क्या होता है, सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर देना। डेल्टा इकट्ठे वो ऐसे, जैसे कि ये ऐसे सेडिमेंट छोड़ के चली जाती है रिवर, जैसे जहाँ पर ढाल होती है इस प्लेन पे ज़्यादा, यहाँ जैसे सीधा सपाट जैसे ही आता है वहाँ पर सेडिमेंट और ज़्यादा रुकने लग जाते हैं, यहाँ तो कम रुकते हैं, फिर यहाँ जाके ज़्यादा, ये सब डेल्टास बना लेती है। ये जो डेल्टा होता है, यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है। हालांकि सारी नदियाँ डेल्टा बनाती है, लेकिन ये सुंदरवन डेल्टा फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए है, इसकी एक खास बात है कि ये विश्व का, मतलब वर्ल्ड का, ध्यान रखना, वर्ल्ड का सबसे तेजी से बनने वाला, सबसे तेजी से बनने वाला डेल्टा है। ये इसकी खास बात है, पूरे संसार का सबसे तेजी से बनने वाला डेल्टा है ये, क्योंकि नदियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, बराक, वो नदी वही है, नाम चेंज हो रहे हैं, बराक, सुरमा, और यहाँ आते इसका नाम हो जाता है मेघना। ये मैंने लिखा ही नहीं आपके, मेघना। ठीक है, मेघना, इसका नाम यहाँ पर मेघना हो जाता है। तो ये सारी नदियाँ आके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये सुंदरवन डेल्टा बनता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्योंकि नदियाँ इतनी बड़ी बड़ी है तो बहाव बड़ा तेज है। एक जैसे बहाव ज़्यादा होगा तो डेल्टा बड़ा बनेगा, तेजी से बनेगा, क्योंकि बड़ी नदियाँ सेडिमेंट या अवसाद ज़्यादा लेके आती है। तो ये चीज़ें बहुत मैं थोड़ी एक्स्ट्रा बता दी है। रेड पेन वाली सारी बातें एक्स्ट्रा है, चाहो तो लिख देना, वरना ये तो आपको बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायग्राम, ट्रिक सीख ली। अब इसके बारे में ब्रह्मपुत्र की अपन सीख लेते हैं थ्योरी भी, ताकि आज के वीडियो में सब कुछ कंप्लीट। ठीक है, हाँ, तो ट्रिक समझ ली, डायग्राम समझ लिया, अब बस छोटी सी थ्योरी रही थी वो समझ लेंगे, तो ये ब्रह्मपुत्र जो है अपनी नदी रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा ही था, बाकी सब हमने ट्रिक भी पढ़ी, थ्योरी दोनों अलग अलग पढ़ी थी, इसको अपन ने साथ में पढ़ ली। तो थ्योरी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, इजीली आप इसको लिख सकते हो। पहली बात तो वही कि कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर नामक झील से। वैसे डायग्राम सारी बातें समझ में आ गई। उसके निकट चेमायुंगडोंग हिमनद, हालांकि मैंने आपको तीनों बता दिया था, वो तीनों ना लिख के एक लिख देना, क्योंकि बुक के अंदर एक लिखा हुआ है, तो थ्योरी हमेशा अपन बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और जितनी भी एक्स्ट्रा बातें होगी मैं ट्रिक में जोड़ देता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसने सिर्फ ग्लेशियर एक का ही नाम लिखा है, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, हालांकि अपन ने तीनों के तीनों ग्लेशियर पढ़ लिए थे, तो आप चाहो तो वो भी लिख देना, वैसे बुक के अकॉर्डिंग एक ही बहुत है। तो इट्स ओरिजिन इन द चेमायुंगडोंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर मानसरोवर लेक। 1 मार्क्स की बात तैयार हो गई कि कहाँ से निकलती है। फिर अपन ने लिखा कि तिब्बत के शुष्क और समतल मैदानों में चलती है, लगभग 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस ये यहाँ पर चलती है, कवर करती है। ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर इन अ ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ साउथ तिब्बत, दक्षिण तिब्बत की बात है। ठीक है, तिब्बत का साउथ वाला पोर्शन, उसके अंदर लगभग ये 1200 किलोमीटर के नाम चलती है, और वहाँ पर इसका नाम होता है सांगपो। ठीक है, ये वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नहीं है, सांगपो के नाम से। इंग्लिश के अंदर टी साइलेंट रहेगा, जैसे अपन साइकोलॉजी के अंदर पी साइलेंट रहता है, वैसे ही सांगपो, जिस सुनामी में भी टी साइलेंट रहता है, वैसे भी ये सांगपो में टी साइलेंट है, सांगपो। तो ध्यान रखना, वहाँ पर ये सांगपो के नाम से जानी जाएगी। कहाँ पर? तिब्बत में। अब यहाँ से 1 मार्क्स में ढेरों क्वेश्चन बना सकता है टीचर बनाने वाले कि सांगपो किस नदी का दूसरा नाम है, ब्रह्मपुत्र रिवर का दूसरा नाम है, या फिर ब्रह्मपुत्र को सांगपो किस जगह बोला जाता है, तिब्बत के अंदर सांगपो बोला जाता है। तो मतलब कैसा भी क्वेश्चन आए आपको रेडी रहना है। या फिर ये भी आ सकता है कि सांगपो का ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ा, ठीक है, वो भी बताऊंगा नीचे। 2 रिवर आके मिलेगी तब जाके इसका नाम ब्रह्मपुत्र बनेगा, वो भी पढ़ लेंगे अपन।
तो ध्यान रखना कि सांगपो के नाम से तिब्बत के अंदर जानी जाती है। और इस सांगपो का एक्चुअल मीनिंग होता है शोधक, मतलब प्योरीफायर। प्योरीफायर शोधक का मतलब है शुद्ध करने वाला, ठीक है। जैसे प्योरीफायर होता है जो जैसे अपन आरओ लगाते हैं पानी प्योर करने के लिए, तो वो अपना पानी को प्योर कर देता है आरओ, वैसे ही ये प्योरीफायर भी एक तरीके से शुद्ध मतलब शोधक, इसलिए इसका नाम क्या है सांगपो। सांगपो का मीनिंग है प्योरीफायर। ये भी आ सकता है कि प्योरीफायर का अर्थ क्या है, सॉरी सांगपो का मीनिंग क्या है, सांगपो का अर्थ क्या है, प्योरीफायर या फिर शुद्ध करने वाला, ठीक है, या फिर शोधक, कैसा भी कह देना। फिर ये आगे चलती है और हिमालय, मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर सारी बातें हैं, ये मध्य हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये वह सारी बातें। वैसे ये भी एक हिमालय का पार्ट है, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय के अंदर एक नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा जिसकी हाइट है 7,755 मीटर। और अब ये क्या है कि अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है नामचा बरवा, ठीक है। तो ये जैसे पहाड़ी जैसे होते हैं, इनकी सब हाइट होती है, तो ये हाइट आपसे पूछी जा सकती है कि नामचा बरवा की हाइट कितनी है, अलग से आ सकता है। तो नामचा बरवा की हाइट है 7755, यानी कि 7755, ठीक है। तो नामचा बरवा 7755 मीटर के निकट तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। कौन? ब्रह्मपुत्र। हालांकि अभी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, अभी ये सांगपो के नाम से जानी जा रही है। तिब्बत से होते हुए मध्य जो सेंट्रल हिमालय है, सेंट्रल हिमालय के अंदर नामचा बरवा में 7,755 मीटर जिसकी हाइट है, वहाँ पर एक बहुत तेज बहाव के रूप में बाहर निकलती है। और जैसे ही आगे चलती है इसके अंदर दो नदियां मिल जाती है, ठीक है। दो नदियां कौन कौन सी? उससे पहले एक बात और समझो कि हिमालय की गिरिपद, गिरिपद का मतलब होता है हिमालय के बेस नीचे, जैसे हिमालय से नीचे का जो बेस होता है, नीचे का फुट क्या बोलते हैं उसको, हाँ फुट हिल्स। फुट हिल्स जो होता है, जो गिरिपद होता है, वहां पर इसका फिर नाम चेंज हो जाता है। वहां तिब्बत में सांगपो, हिमालय के बिल्कुल नीचे, ऐसा मान लो कि पेंदे पर नीचे बेस में, वहां पर इसका नाम हो जाता है दिहांग। हालांकि एनसीईआरटी में सियांग भी लिखा हुआ है, तो सियांग या दिहांग इसके नाम से बाहर निकलती है, ये भी ठीक है। सियांग या दिहांग भी याद कर लेना कि सेंट्रल हिमालय नियर नामचा बरवा, द रिवर इमर्जेस फ्रॉम फुट हिल्स अंडर द नेम सियांग या दिहांग, इस नाम से भी जाना जाता है इसको। ध्यान रखना, अभी दो नाम सीख गए आप। सांगपो तिब्बत के अंदर, हिमालय के नीचे वाले पोर्शन के अंदर सियांग या दिहांग, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक दो नाम आ गए इसके। अब देखो भारत के अंदर एंट्री कहाँ से होती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में फिक्स एग्जैक्ट जगह पूछे तो वो है सादिया टाउन, ठीक है, सादिया कस्बा, ये एग्जैक्ट लोकेशन है। सादिया कस्बा अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत में एंटर होती है, और वहाँ पर दो नदियाँ और मिलती है इसमें आके, और उन दो नदियों का नाम है दिबांग या सिकांग, एक ही बात है, दिबांग और लोहित। ये वर्ड ज़्यादा लिखे होते हैं, सिकांग कभी कभी लिखा होता है, बाकी दिबांग मोस्टली सब जगह लिखा रहता है। तो जैसे ही ये भारत के सादिया कस्बे के अंदर इंडिया में एंटर होती है, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर दिबांग और लोहित इसके साथ में इसकी ट्रिब्यूटरी आपस में मिलती है, वहीं पर इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो उसके बाद में ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो तीन नाम हो गए। जब तक तिब्बत में चल रही है सांगपो, उसके आगे आ जाएगी मध्य हिमालय, मिड हिमालय, और हिमालय के जैसे नीचे पहुंचेगी वहाँ पर इसका नाम हो जाएगा आपका, इसका वही मतलब दिहांग है वैसे तो, लेकिन इसमें सियांग भी लिखा होता है, सियांग या दिहांग हो जाएगा। फिर थोड़ी आगे चलेगी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन एग्जैक्ट लोकेशन, वहाँ पर भारत के अंदर एंटर होगी, और वहाँ पर दो नदियाँ और मिलेगी, दिहांग और लोहित, ठीक है, दिहांग और लोहित, हाँ दिहांग और लोहित इसके अंदर आके मिल जाएगी, वहाँ पर इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तीन नाम याद हो गए, ठीक है। कहाँ पर किस जगह कौन सा नाम है वो भी याद करना है, कौन कौन से इसके नाम है वो भी आपको याद करना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन ले लेते हैं इसका कि फ्लोइंग साउथ वेस्ट इट रिसीव्ड इट मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबांग या सिकांग एंड लोहित, एक ही बात है, एक ही नाम है एंड लोहित, देयरफॉर इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में ब्रह्मपुत्र नाम जानी जाती है। और एंड इट्स अदर लेफ्ट, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो दिबांग और ये लोहित है, ये इसकी लेफ्ट हैंड से आने वाली नदियाँ हैं, बाएं तट से आने वाली रिवर है, लेफ्ट हैंड से आने वाली नदियाँ हैं। और इसीलिए फिर मैंने जस्ट कंटिन्यू एक लाइन और लिख दी कि इसके अतिरिक्त अगर और अपन बाएं हाथ की बात करें तो वो है बूढ़ीदिहिंग और धनसरी, ये दो और इसकी लेफ्ट हैंड की हो जाएगी। तो इसके साथ में कंटिन्यू पैराग्राफ में लिख देना, इसके साथ मत लिखना, वहाँ तो सिर्फ दो नदियाँ के मिलेगी तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र होगा। इसके अलावा और भी अगर अपन लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखें तो वो हो जाएगी आपकी बुरहिदिहिंग, हिंदी के अंदर पता नहीं बूढ़ी लिखा हुआ है, तो देखो खूब सारी एनसीईआरटी हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन में खूब सारी मिस्टेक्स है, तो ठीक है वैसे बूढ़ीदिहिंग या फिर बुरहिदिहिंग और धनसरी,
ये इसकी लेफ्ट हैंड की ओर है। वैसे मैंने ट्रिक बताई थी ना, उस ट्रिक में तो मैंने बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा लिखा रखी है, तो वो भी आप जोड़ सकते हो। ये होगी इसकी लेफ्ट हैंड की। फिर बात करते हैं मैंने राइट हैंड की, दाएं तट की। दाएं तट की है सुबनसिरी, कामेघ, मानस और संकोश। ट्रिक में सारी बातें आपको याद है, जो मर्जी इतनी लिख देना। इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश। ठीक है, संकोश ये हो जाएगी। इसके बाद में लेफ्ट हैंड से मिल गई, राइट हैंड से मिल गई, भारत के अंदर एंट्री हो गई। अब ये आगे बहती हो जाती है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के अंदर वैसे आपको मैप तो याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने मैप में इतनी शानदार ट्रिक बता रखी है, और अपना मैप वाला वीडियो इतना शानदार लोगों को पसंद आ रहा है। आप भी देखा होगा आपने, बहुत अच्छा वो अपना मैप का वीडियो, और देख लेना जिसने नहीं देखा। तो फिर बांग्लादेश के अंदर जैसे ही एंट्री होती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में प्रवेश करते इसका नाम हो जाता है जमुना। अब बताओ, इसका चौथा नाम हो गया। ठीक है, इसके बार बार नामकरण हो रहे हैं, और नामकरण जितने भी हो रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधे सीधे बने जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शन होते हैं कि ये जो भी 3-4 नाम है, ये किस रिवर के नाम है, या फिर किस रिवर के उपनाम है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नाम से पूछे जाते हैं। तो बांग्लादेश के अंदर इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, और फिर इसकी राइट हैंड से आती है तिस्ता। राइट हैंड से तिस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, और अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तब जाके नामकरण बंद होता है, वरना इसका नामकरण होता ही जाता है। ठीक है, ये है। तो इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज द सुबनसिरी, कामेंग हो गया। इसके बाद ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद एंटर हो जाती है, और वहाँ पर इसका नाम हो जाता है एक इसकी राइट हैंड मिलने के बाद में, इट बांग्लादेश द तिस्ता जॉइंस ऑन इट्स राइट बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज नोन एज जमुना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जमुना इसका नाम किस जगह, या फिर किस नदी को जमुना के नाम जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, या फिर ब्रह्मपुत्र को जमुना किस देश के अंदर या किस जगह जाना जाता है, बांग्लादेश। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखनी है। और फाइनली ये पद्मा इसके साथ मिल जाती है। पद्मा कौन सी? गंगा के 2 पोर्शन, कल बताए थे मैंने, पिछले वीडियो में फिर जाके देख लेना। गंगा 2 टुकड़ों में बढ़ती है ना, वो वाली पद्मा, ये गंगा ही एक तरीके से, उस पद्मा फाइनली उसके साथ मिलके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। ये थी आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। अब एक मैंने छोटी सी बात और लिखी है यहाँ पर, 2-2.5-3 लाइन की बात है ये आपको अलग से याद करनी है। ठीक है, क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी को भी अपना मार्ग चेंज करने वाली नदी बोला जाता है। मतलब एक तरीके से ये भी धोखेबाज रिवर है, अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि ये अपने साथ में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है। बहुत ज़्यादा सेडिमेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा अवसाद, बड़े बड़े पत्थर साथ में लेके आती है। इस वजह से खुद ही अपना रास्ता ब्लॉक कर लेती है। इसलिए वो कुछ कारण है, वो अलग से लिखना आप चाहो तो इसी में लिख देना, नोट लगा लिख देना। एक ही बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय प्रदन, 3 नाम है ये। एक तो एक बाढ़, एक मार्ग परिवर्तन मतलब रास्ता चेंज कर लेना, एक तटीय प्रदन, इनके लिए जानी जाती है। द ब्रह्मपुत्र इज वेल नोन एज फ्लड्स, चैनल शिफ्टिंग एंड बैंक इरोजन, इन 3 के नाम से जानी जाती है। इसके पीछे क्या कारण है वो देखो कि क्योंकि इसकी अधिकतर जो सहायक नदियाँ वो बहुत बड़ी है भाई। जैसे ये अपने रास्ते चल रही है, ठीक है, अपने रास्ते चल रही है, लेकिन इसका ठीक ठाक फ्लो है। लेकिन जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, चाहे वो लेफ्ट हैंड से आ रही हो, चाहे वो राइट हैंड से आ रही हो, है ना, किधर से भी आ रही हो, वो खुद अपने आप में जो ट्रिब्यूटरी आके मिल रही है वो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। इसलिए इसका फ्लो बहुत तेज हो जाता है। और जिस रिवर का फ्लो, स्पीड, बहाव तेज हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंट अपने साथ में लेके चलती है। इसलिए ये अपने साथ में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स लेके चली जाती है। बहाव तेज है, स्पीड तेज है, इस वजह से ये खुद का रास्ता खुद रोक लेती है। और कभी कभी इतना ब्लॉक हो जाता है कि अपना रास्ता भी चेंज हो जाता है, इसलिए मार्ग परिवर्तन हो जाता है। और मार्ग परिवर्तन का मतलब है रास्ता चेंज कर लेना। और जिस तरफ ये इसका मुंह हो जाता है उसी तरफ बह जाती है, तो उसके आसपास के गाँव में बाढ़ की हालत हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, ये चीज़ें। ठीक है, तो हाँ, क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी हैं और इनके जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण अत्यधिक अवसाद वगैरह साथ में लेके चलती है या फिर बहाकर आ जाता है, ये कारण है। बिकॉज इट्स मोस्ट ऑफ ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज एंड ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स ओविंग टू हैवी रेनफॉल इन इट्स कैचमेंट एरिया। और हैवी रेनफॉल होगा तो वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, ये सब इसका कारण है। ये 1 मार्क्स में अलग से ही पूछा सकता है क्या कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये मार्ग परिवर्तन के लिए, यानी कि अपना चैनल शिफ्टिंग के लिए, या फ्लड्स के लिए, या फिर बैंक इरोजन के लिए क्यों जानी जाती है। तो ये कारण है कि इसकी जो पार्टनर है या जो ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदियां हैं वो बड़ी हैं, लार्ज है,
और अधिक ज़्यादा मात्रा में पानी होगा तो ये उसने जहाँ पर भी अपना रास्ता चेंज कर लेती है तो वहाँ पर क्या होता है, सेडिमेंट ज़्यादा लेके चलती है, इस वजह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, बारिश हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। ये थे ब्रह्मपुत्र रिवर, जो इस तरीके से तीनों मेजर नदियाँ अपन ने पढ़ ली, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 3 पोर्शन बहुत ही टॉप लेवल के हिमालय के वो अपना कंप्लीट हो जाता है। अब अपन लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, और इस तरीके इसको आई थिंक आपने बहुत ही मज़े से समझ भी लिया होगा और साथ के साथ नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, ओके।